गुड इवनिंग दोस्तों। टीजीटी एंड एलटी ग्रेड की कॉमर्स की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपसे टाइम टेबल का डिस्कस करूंगा कि हम लोग किस तरीके से आगे की क्लासेस को पढ़ेंगे। तो ये है आज का टाइम टेबल, आप लोग एक बार देख लेंगे सभी जने। मंडे को हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। जैसा कि आज मंडे है तो हम लोग अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कल फिर हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट रह जाएगा उसका हम अगले दिन करा करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स रहे करेंगे, और थर्सडे को बिजनेस मैनेजमेंट, फ्राइडे को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सैटरडे को स्टैटिस्टिक्स और मनी एंड बैंकिंग। यानी कि सैटरडे को हम कभी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर ले लेंगे कोई, और कभी बैंकिंग एंड मनी का। और संडे को हम लोग ऑडिटिंग करेंगे, और एक वीकली टेस्ट होगा सभी का, ठीक है। जितना भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है, ठीक है। तो संडे को आप एक तो ऑडिटिंग पढ़ेंगे, एक आध चैप्टर उसका पूरा करेंगे, और एक वीकली टेस्ट जो भी हमने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसका हम टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। एक बार फिर से सिलेबस बच्चों गो थ्रू हो लीजिए, आप सिलेबस एक बार देख लीजिए। लेखांकन में क्या क्या है, व्यवसायिक संगठन में, व्यवसायिक अर्थशास्त्र में, मुद्रा एवं बैंकिंग, सांख्यिकी और अंकेक्षण। ये सिलेबस आप लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसे नोट कर लीजिए अपनी हैंडराइटिंग में, जहां से आप अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी हैंडराइटिंग में स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आपको क्या क्या आता है और आपको क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे आपको ये सारा कोर्स आपने पढ़ा हुआ होगा, अपना 11th 12th ग्रेजुएशन में आपने ये पढ़ा हुआ होगा, तो आप उसको क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए कि कौन कौन सा हमें आता है, कौन कौन सा हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इसको अपने हाथ से नोट करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखकर हमें सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो एक बार सिलेबस आप लोग देख लीजिए और उतार लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अकाउंटेंसी, आज मंडे है तो अकाउंटेंसी का अध्ययन करेंगे और उसका पहला चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर बच्चों अकाउंटेंसी का थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, तो उसको मैंने 2 भागों में बांटा है। तो आज हम पहला भाग उसका करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कल आएगा, क्योंकि कल भी हमारा अकाउंटेंसी का टर्म है, ठीक है। तो चैप्टर 1, लेखा शास्त्र का परिचय। इसमें हम बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए आप। लेखा शास्त्र, पुस्तपालन एवं लेखांकन, ठीक है। लेखा शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग, और लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। आगे इन सारी टर्म्स को समझेंगे ये क्या होती हैं। उसके बाद लेखा शास्त्र का कुछ इतिहास जानेंगे, जिससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हैं और आगामी भी आने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद आधारभूत शब्दावली। अब जो शब्द कॉमर्स से रिलेटेड हैं, जो बार बार यूज होते हैं, जैसे डेबिट, क्रेडिट, कैश बुक, सेल्स, मतलब जो भी कॉमर्शियल वर्ड्स हैं उनसे हम गो थ्रू होंगे, एक बार उनको सीखेंगे कि क्या क्या शब्दावली है जो बार बार प्रयोग होगी आपके इस कोर्स के सीखने के दौरान। उसके बाद लेखा शास्त्र के सिद्धांत, अवधारणाएं और परंपराएं क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो आज बच्चों मैंने इसके फर्स्ट भाग में ये 2 चीजें कवर करी हैं, जिसको हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेखा शास्त्र और लेखा शास्त्र का इतिहास। कल के पार्ट में हम आधारभूत शब्दावली पढ़ेंगे और लेखा शास्त्र के सिद्धांत, अवधारणाएं और परंपराएं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम अपने चैप्टर का भाग फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे, क्योंकि बच्चों कई बच्चों को नहीं पता होता है कि लेखा शास्त्र और लेखांकन और पुस्तपालन में अंतर होता है, ठीक है। लेखा शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया। ये जो आपका लेखा शास्त्र है ये 2 भागों में बटा है, पुस्तपालन और लेखांकन। कई बार क्या होता है, हम इसको सेम ही समझ लेते हैं, लेखांकन को और लेखा शास्त्र को। नहीं, लेखा शास्त्र क्या होता है, वह सभी नियम व कानून जो किसी व्यवसाय में लेन देनों के लेखा करने से संबंध रखते हैं, ठीक है। शास्त्र में क्या होता है, किसी भी चीज को करने का तरीका, ढंग, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, शास्त्र कहलाएगा। तो लेखा मतलब पुस्तकों में रिकॉर्ड करना। तो कॉमर्स में जो भी पुस्तकों में रिकॉर्ड्स किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को, जो लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड्स करा जाता है, तो वो किस नियम और कानून के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी
जो विधियां होती हैं वो लेखा शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। अब लेखा शास्त्र को मैंने बताया दो भागों में बांटा है, पुस्तपालन और लेखांकन। अब पुस्तपालन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, पुस्त मतलब पुस्तकें और पालन मतलब रखना। व्यवहारिक लेन देनों का मौद्रिक रूप में लिखने तथा खाता बही में वर्गीकृत करने की कला पुस्तपालन है। जो भी लेन देन हमारे होते हैं मौद्रिक रूप में, उनको लिखना, ठीक है, उनको वर्गीकृत करना, पहले तो उनको सारों को लिख लेना, फिर क्लासिफाइड कर देना कि कौन सा ट्रांजैक्शन किसके अंतर्गत आएगा, ये सारा काम पुस्तपालन के अंतर्गत आता है। लेखांकन क्या होता है, लेखा शास्त्र का ही भाग है। लेखांकन से आशय व्यवसाय में संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में इकट्ठा करना, सारांश बनाना। अब जो हमने रिकॉर्डिंग करी, जो वर्गीकृत करा, उससे एक समरी बना देना और फिर उसको विश्लेषण करना और जानकारी एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को देना। ये भी क्या होते हैं आगे की स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या मैंने बताया आपको, लेखा शास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, पुस्तपालन और लेखांकन। पुस्तपालन का मतलब होता है पुस्तकों को रखना, जो भी लेन देन हुए हैं उनको रिकॉर्ड्स करना और उनका क्लासिफिकेशन करना। लेखांकन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन से आगे का कार्य, यानी कि समरी बनाना। ठीक है, समरी में आपका क्या क्या बनेगा वो आगे की स्लाइड में बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हमने केवल क्या देखा, लेखा शास्त्र कितने भागों में बांटा है, पुस्तपालन और लेखांकन। पुस्तपालन क्या होता है और लेखांकन क्या होता है। अब ये देखिए, लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन में संबंध देख लीजिए। ये जो सबसे बड़ा वाला नीला वाला गोला देख रहे हैं, अकाउंटेंसी का बनाया है मैंने, लेखा शास्त्र। इसी के अंदर बच्चों अकाउंटिंग भी होता है और बुक कीपिंग भी होता है। देखो, ये लाल वाला गोला आपका अकाउंटिंग का है और ऑरेंज वाला बुक कीपिंग का है। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, पुस्तपालन लेखांकन का भाग है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपको गोला याद रहेगा तो आपको बिल्कुल आप क्लियर कर दोगे कि पुस्तपालन किसका भाग है, लेखांकन का। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आप ठीक कर लीजिएगा। लेखांकन लेखा शास्त्र का भाग है। अब जो लेखांकन है ये रेड वाला, ये किसका भाग है, लेखा शास्त्र का। पुस्तपालन जहां समाप्त होता है वहां से लेखांकन की शुरुआत होती है। मैंने आपको बताया कि पुस्तपालन में क्या होता है, लेन देन जो होते हैं मौद्रिक रूप में वो रिकॉर्ड होते हैं और क्लासिफाइड होते हैं। तो जहां पर पुस्तपालन समाप्त हो जाता है बच्चों, वहां पर लेखांकन यानी कि उसका समराइज करना, विश्लेषण करना, संप्रेषण करना शुरू हो जाता है। तो जहां पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त किया जाता है वहां से लेखांकन कार्य शुरू होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि पुस्तपालन जहां समाप्त होता है वहां से क्या शुरू होता है। भाई दे देगा आपको, चार ऑप्शन दे देगा क्या शुरू होता है। तो आपको अगर स्टेटमेंट इस तरीके से याद होंगे या इस तरीके का डायग्राम आपके दिमाग में होगा तो आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, एकदम ऑप्शन पे आप पिक करोगे। ठीक है, ये एक समीकरण मैंने लिखी है जिसको हम डिटेल में तो आगे के भाग में समझेंगे, जो हम कल शायद पढ़ेंगे उसको हम समझेंगे। ठीक है, ये देखो, लेखांकन समीकरण, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मैंने लिख दी है, लेकिन अभी ना हमें असेट्स पता है, ना लायबिलिटीज पता है, ना कैपिटल पता है। यानी कि पता तो हमें है, लेकिन डिटेल में हमें पढ़ना, मैंने आपको बताया था उस हिसाब से पढ़ना कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी परिसंपत्तियां होती हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल यानी कि दायित्व और पूंजी के बराबर होती है। ठीक है, इस समीकरण को आगे की स्लाइड में या आगे के भाग में कल हम डिटेल में समझेंगे कि असेट्स क्या क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं और कैपिटल क्या होती है, और क्यों इन दोनों को बराबर रखा जाता है, क्यों असेट्स के बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है, वाई। ये वाई भी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्टेप ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब बच्चों, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताया कि पुस्तपालन रिकॉर्ड करना और वर्गीकृत करना और फिर समराइज करके कम्युनिकेट करना, ये सारा आपका कहलाता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है या बीच के किसी स्टेप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक सुंदर सा चार्ट मैंने आपका बनाया है, ये देखिए। सबसे पहला स्टेप होता है आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाइड क्या, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आइडेंटिफाइड करना कि वो किस प्रकृति का है। फिर मुद्रा के मूल्य में मापांकन, उसका मेजर करना मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी।
उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे हम ओरिजिनल एंट्री जर्नल में, ठीक है। जर्नल आपकी प्राथमिक स्तर की बुक है, उसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद क्लासिफाइंग क्या करेंगे, किसमें, लेजर में। लेजर होता है आपका खाता बही, जर्नल होता है आपका रोजनामचा। याद आ रहा होगा, 11 12 यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे आप सीबीएसई के हों, लेकिन अभी हम लोग टीजीटी और एलटी ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन शब्दों से मैं समझ सकता हूं कि आप लोग पहले से ही अवेयर होंगे। जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, उसके बाद सारी रिकॉर्डिंग, सारा जो भी लेन देन होते हैं, चाहे वो परचेज के हों, सेल्स के हों, खर्चों के हों, किसी के भी हों, वो सारे जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है लेजर में, यानी कि हर चीज का एक पर्टिकुलर अकाउंट वर्गीकृत किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शंस को ढूंढने में, समझने में आसानी। ठीक है, तो ये जो बच्चों 4 स्टेप्स आते हैं आपके, ये जो 4 मैंने गोला रेक्टेंगुलर करा है, ये 4 स्टेप आपके पुस्तपालन के होते हैं। देखो, प्रथम 4 भाग पुस्तपालन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई, मेजर, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई। ये 4 जो होते हैं बच्चों स्टेप, ये आपके पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग के अंतर्गत आते हैं। और नीचे के जो 4 आप देख रहे हो, सारांश, सारांश में आप लोग बच्चों ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो। उसके बाद इन तीनों को बनाने के बाद क्या होता है, इसका विश्लेषण होता है, ठीक है। और विश्लेषण करने के बाद इसका क्या होता है, संप्रेषण होता है। किसको, भाई अगर हम ये अकाउंट्स अपने बनाएंगे तो इनको कौन देखेगा, इनका, इसको हम किससे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर से इन जो समरी हमारी बनती है, फिर उसका विश्लेषण होता है। विश्लेषण किस चीजों का होता है कि अगर हमने ट्रेडिंग तलपट बनाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई, तो हमारा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, ठीक है। प्रॉफिट शो कर रही है, खर्चे कितने हुए हैं, इनकम कितनी हुई है, उसका विश्लेषण करा जाता है। छठे नंबर पे विश्लेषण हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने खर्चों को हम कम कर सकते हैं, इनकम कितनी हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो इतना कम क्यों हो रहा है, या ज्यादा हमें लॉस में बिजनेस क्यों जा रहा है। तो ये सारा विश्लेषण हम किसके बाद करते हैं, समराइजिंग के बाद हम सारा विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के बाद हम एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का, जो आपका 7 स्टेप में डिवाइडेड है, जिसमें 4 स्टेप आपके शुरू के जो हैं वो आपके बुक कीपिंग के होते हैं, और क्लासिफाइंग के बाद का कार्य यानी कि समराइजिंग से लेकर कम्युनिकेट का कार्य आपका अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये डिवाइडेशन आपको जरूर याद रखना है। सीधा क्वेश्चन टीजीटी और एलटी ग्रेड में पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत क्या कार्य होता है, तो इसीलिए आपको मैंने ये चार्ट बनाकर दिखाया है। आगे हम लोग, मैंने आपको इसमें कम्युनिकेशन बताया है, जिसमें मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। आगे की स्लाइड में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं। देखो मैंने लिखा है कि बाद के ये 3 भाग जो हैं, यानी कि समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, और ये 3 भाग आपके किसके अंतर्गत आते हैं, अकाउंटिंग के अंतर्गत। और ऊपर के 4 जो भाग हैं, यानी कि पहचान से लेकर क्लासिफाइड तक, बुक कीपिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं लेखा शास्त्र का इतिहास। ये कुछ पॉइंट्स बिंदुवार मैंने लिख दिए हैं, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पढ़ लेते हैं। लेखांकन प्रणाली का इतिहास कितने ईसा पुराना है, 4500 वर्ष करीब पुराना है। आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर। ये बिल्कुल बोल्ड और इटैलिक और जो भी आप पे मार्कर है उसको कर लीजिए हाईलाइट, लिखकर अपनी कॉपी पर इसको लिखकर हाईलाइट भी कर लीजिए कि 1494 में इटली के वेनिस नगर के गणितज्ञ लुकास पैसियोली द्वारा लिखित पुस्तक डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स, जो लैटिन भाषा में माना जाता है, ठीक है। मतलब जो पहली पुस्तक लिखी गई थी लुकास पैसियोली के द्वारा लैटिन भाषा में, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक किसको कहा जाता है, लुकास पैसियोली को। डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स का अंग्रेजी में अनुवाद ह्यूज ओल्ड कैसल द्वारा 1543 में किया गया। अब जो ऊपर ये पुस्तक बनी थी, ठीक है, वो लैटिन भाषा में थी। डी कंपासेट
स्क्रिप्चर्स, ठीक है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा, ह्यूज और कैसल द्वारा। कब किया गया, 1547 में। अगला बिंदु देखो, दोहरा लेखा प्रणाली पर सर्वप्रथम अंग्रेजी पुस्तक इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने लिखी है, एडवर्ड जोन्स द्वारा 1795 में लिखी गई। ठीक है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखो मैं तो आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप इसे लिखो और इसे बार बार दोहराओ तो आपको ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का वितरण किसने करा, लुकास पेसियोली ने। अंकगणित एवं रेखा गणित के पुनरावलोकन के अंश, ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखी, लुकास पेसियोली के द्वारा। ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, ठीक है। ये दोहरा लेखा प्रणाली की जो पुस्तक है इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, वो किसने लिखी है, एडवर्ड जोन्स। अब हर चीज में लुकास पेसियोली मत कर देना कि जहां देखा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया लुकास पेसियोली टिक कर दिया, नहीं। आपको याद रखना है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट भी होते हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। उसके बाद ये परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती हैं। जे.आर. बाटलीबाई के अनुसार व्यवसायिक लेन देनों के लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की कला ही पुस्तपालन है। पूछ लेते हैं किसके अनुसार है, आपको ऑप्शन में जे.आर. बाटलीबाई भी देगा, स्पाइसर एंड पैगलर भी देगा, और भी दो अन्य दे देगा, पूछ लेगा किसमें से है। तो ये परिभाषाएं भी आपको अपने हाथ से लिखनी है, किस लेखक ने लिखी है वो सारा याद रखना है। स्पाइसर और पैगलर के अनुसार पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। लेखा शास्त्र की प्रथम अवस्था पुस्तपालन है। मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था कि प्रथम क्या है, ऑरेंज वाला क्या था, पुस्तपालन। उसके बाद द्वितीय अवस्था क्या है, लेखांकन। प्राचीन काल में बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी के नाम से पुकारा जाता था। आ सकता है क्वेश्चन कि बेबीलोनिया क्या है, वाणिज्य नगरी है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है वाणिज्य नगरी को किसके नाम से पुकारा जाता था, बेबीलोनिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर 1494 में उद्भव हुआ था इटली के वेनिस नगर में, और लुकास पेसियोली कॉमर्स से रिलेटेड नहीं थे, क्या थे, गणितज्ञ थे वो, ठीक है। कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। पूछ लेता है कि क्या थे, अर्थशास्त्री थे, गणितज्ञ थे, तो आपको याद होना चाहिए थी लुकास पेसियोली क्या है, एक गणितज्ञ हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके इतिहास से रिलेटेड थे। जितना मैंने कोशिश करी है उसको कंबाइन करके एक जगह लिख दिया है, ताकि आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे जो भी आप पर है उसके अकॉर्डिंग आप लिखकर इसे बार बार पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कोई रटने वाली इसमें बात नहीं है, आप लिखो और एक दो बार इसे पढ़ो, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेखांकन की शाखाएं। अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी होते हैं, केवल एक ही प्रकार की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। हमने क्या सुना हुआ है, केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गईं और लेखा शास्त्र का जो एरिया है वो ब्रॉड होता गया, तो हमें जरूरत पड़ने लगी फाइनेंशियल अकाउंट के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पता है किसकी होती है, जो भी लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको प्रोड्यूस करने में आपकी प्रति इकाई लागत क्या आ रही है, उसकी जो लेखांकन होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। मतलब पर यूनिट आप कितने में वो चीज बना रहे हो, दैट्स कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके लिए भी आपको एक अकाउंटिंग करनी पड़ती है, वो कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन। अब प्रबंध लेखांकन क्या होता है बताओ। प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत लेखांकन सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे प्रबंध को व्यवसाय की क्रियाओं की योजनाएं बनाने, नियंत्रण करने तथा निर्णय लेने में सहायक मिले, ठीक है। प्रबंधकीय लेखांकन क्यों किया जाता है, देखो बच्चों जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, योजनाएं होती हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं, तो इन सब की भी क्या होती है, अकाउंटिंग की जाती है। जैसे विदेशों में निर्यात अथवा नए बाजार की जानकारी आदि प्रबंधकीय लेखांकन से ली जा सकती है, ठीक है, कि क्या हमें विदेशों में निर्यात करना है, क्या वहां से मंगाना है, इन सब की प्लानिंग, निर्णय, ये सारे आपके किस में आते हैं बच्चों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसका डिपार्टमेंट अलग होता है, कॉस्ट का अलग, फाइनेंशियल का अलग। नेक्स्ट आता है आपका सोशल अकाउंटिंग।
सोशल अकाउंटिंग में क्या आता है, क्योंकि व्यापार में सामाजिक संसाधनों का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, लाभ कमाने के लिए। अतः व्यापार समाज को क्या दिया व्यापार ने, इसकी जानकारी हेतु लेखांकन किया जाता है, ठीक है। क्या नुकसान हुआ या क्या व्यापार ने समाज को दिया, इसकी भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, जो सोशल अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट अकाउंटिंग। इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, इसके अंतर्गत आयकर एवं बिक्री कर की गणना की जाती है। उसके बाद आता है मानव संसाधन लेखांकन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। व्यवसाय में प्रबंधक, कर्मचारी आदि मानवीय संपत्ति है, सबको पता है, ठीक है। ये क्या है, हमारी ह्यूमन एसेट्स है। भाई हमारे संस्था में या हमारी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, एक ह्यूमन एसेट्स की तरह ही तो काम कर रहा है। तो मानवीय संसाधनों को पहचानने तथा उनके आंकड़ों को मापन करने, पक्षकारों को सूचना देने की प्रक्रिया मानव लेखांकन, मानव संसाधन लेखांकन के अंतर्गत आती है, ठीक है। जितने भी हम लोग नियुक्तियां करते हैं उनको पहचानना कि कहाँ से हमें कौन सा सोर्स लेना है, कितने का लेना है, ज्यादा महंगा ना पड़े, सैलरी ज्यादा ना देनी पड़े, ठीक है। मतलब उसका पूरा मैनेजमेंट कि कितने लोग भर्ती करने हैं, जरूरत से ज्यादा ना हो या जरूरत से कम ना हो, वो सारी अकाउंटिंग आपकी मानव संसाधन लेखांकन के अंतर्गत होती है। उम्मीद है कि आपको लेखांकन की शाखाएं, ये 6 शाखाएं मैंने डिटेल में तो आपको नहीं बताया, लेकिन एक बार पढ़ के आपको बता दिया। आपको पहले से भी ये चीजें पता होंगी, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या शाखाएं हैं और उसमें क्या क्या किस किस तरीके से कार्य होता है। नेक्स्ट, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। अब आपको बताया था मैंने अकाउंटिंग के प्रोसेस में लास्ट क्या था, सबसे लास्ट वाला कम्युनिकेशन। ये भी पूछ लेता है कि अकाउंटिंग का अंतिम चरण क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे, सूचनाओं के उपयोगकर्ता कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, देखो, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक क्या क्या होते हैं, संचालक मंडल जो आपका होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यवसाय का स्वामी जो आपका ओनर ऑफ द बिजनेस है, प्रबंधक, कर्मचारी आदि, ये सब क्या है बच्चों, इंटरनल यूजर्स है, ठीक है। जिनको जो व्यवसाय के आर्थिक चिट्ठा है या प्रॉफिट एंड लॉस है देखने का, उसका सूचना प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार होता है, या उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तभी तो हमें विश्लेषण क्यों करते हैं, ठीक है, इंटरनल, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या ओनर से या अपने कर्मचारियों से हम क्यों करते हैं डिस्कशन, कम्युनिकेट क्यों करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कहाँ हमारी कमी है, कहाँ हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारा हम कम्युनिकेट किससे करते हैं, इंटरनल यूजर से। जो सूचनाओं का उपयोग लेते हैं लोग, इसीलिए लेते हैं इंटरनल तौर पर कि आपस में कम्युनिकेट करके संस्था को बेहतरी की ओर ले जाया जा सके। अब बाहरी यूजर्स कौन से होते हैं, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स वगैरह तैयार हुए हैं, समरी हमारी तैयार हुई है जिसका हमने विश्लेषण करा है, तो बाहरी यूजर्स को उसको दिखाना क्यों कंपलसरी होता है। जैसे विनियोग करता है, ठीक है, कोई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या देखकर करेगा, हमारी बैलेंस शीट, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखकर ही तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है तो वो हमारी कंपनी में करेगा। अगर हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति सही दर्शाई नहीं जा रही है तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही लेनदार, ऋणदाता, ठीक है, कोई हमें ऋण लेना है किसी कंपनी से या किसी वित्तीय संस्थान से, तो हमारे जो स्टेटमेंट हैं या हमारी जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। जो हमारी हम सूचना दे रहे हैं सामने वाले को, एक्सटर्नल यूजर को, वो सॉलिड होनी चाहिए। हम अपनी स्थिति को ऐसे दर्शाएं कि हमें अधिक से अधिक लोन दिया जा सके ट्रस्ट पर कि हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है या हमारी कंपनी इतनी ग्रो कर रही है, ठीक है। तभी तो एक्सटर्नल यूजर्स हमें लोन प्रोवाइड करेंगे। जनता हो गई, जनता को भी जानने का हक है कि कंपनी की पोजीशन क्या है जिसमें मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। बैंक हो गए, बैंक भी तभी लोन देता है किसी कंपनी या संस्था को, पहले उसकी वित्तीय स्थिति देखता है। तो ये सारे यूजर्स होते हैं बच्चों, जो कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं उनको देखकर, उनसे सूचना प्राप्त कर कर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और इंटरनल यूजर इंटरनल तौर पर फैसले लेते हैं और एक्सटर्नल यूजर अपने एक्सटर्नल तौर पर फैसले लेते हैं। दोनों का इफेक्ट जरूर पड़ता है, ठीक है। अगर हमारा बैलेंस शीट जो है, जो हमने समराइज बनाई है, वो अच्छी है, हमारी स्थिति वो अच्छा शो कर रही है, तो हमें एक्सटर्नल यूजर से ज्यादा लोन्स और फैसिलिटीज मिलेंगी। क्लियर। तो लेखांकन जो सूचनाएं तैयार की जाती हैं
जो आप रिकॉर्ड्स बनाते हो उसको समराइज करते हो फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसके दो उपयोगकर्ता होते हैं, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल के अंतर्गत कौन आता है ऑप्शन दे देगा, और एक्सटर्नल के अंतर्गत। ये बेसिक्स नॉलेज है जो कभी कभी हम तुक्के में गलत कराते हैं, जल्दबाजी में गलत कराते हैं, लेकिन अगर हमें डीपली नॉलेज है, कॉन्सेप्ट को हमने समझा हुआ है, तो हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने डाला है टीजीटी 2016 का जो पेपर 2019 में आई थिंक हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, ये जिसका भी है बुकलेट, उस बच्चे ने सही करा है गलत करता है, देखते हैं। वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। ठीक है, आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश में आ जाओ, क्योंकि पेपर दोनों बायलैंग्युअल आता है, हिंदी और इंग्लिश। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको चार्ट में बताया था जनरल और लेजर। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिए हैं कि इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, किसकी है लेजर पोस्टिंग, किसके अंतर्गत आती है? जो हम खतौनी करते हैं, खातों का वर्गीकृत करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है बताओ। अब देखो, इस बच्चे ने लगाया हुआ है अभिलेखन, नहीं, अभिलेखन तो होता है सारे लेन देनों को लिखना, जो भी हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ लिखना, एक जगह लिखना, लेकिन उसका वर्गीकृत करना यानी कि क्लासिफाइड करना, इसका क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा, क्लासिफाइंग। जो लेजर पोस्टिंग होती है वो बच्चों क्लासिफाइंग में होती है, यानी कि वर्गीकरण के अंतर्गत होती है। लेजर पोस्टिंग, लेजर में जो खतौनी करते हैं हम, वो क्लासिफाइंग के अंतर्गत होती है। और अभिलेखन क्या होती है? जो भी हम जनरल एंट्रीज करते हैं, जो सारी एक साथ होती हैं, कोई सा भी लेन देन हो, वो रिकॉर्डिंग कहलाती है। और समराइजेशन आपको पता है, मैंने बताया था 3 स्टेप में होता है। एक तो तलपट बनाया जाता है उसमें, दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट। और इंटरप्रेटिंग मैंने बताया था आपको, विश्लेषण और व्याख्या करना, जो भी हमारा समरी तैयार की गई है, आर्थिक चिट्ठे तैयार किए गए हैं, उसको, उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना कि कहां पर क्या चीज प्रेजेंट हो रही है, और कम हो रही है तो क्यों, ज्यादा हो रही है तो उसके लिए हमें क्या रणनीतियां अपनानी है, वो सारा इंटरप्रेटिंग और विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीकरण, बी, सी नहीं होगा इसका, क्योंकि क्या पूछा है? खाता खतौनी की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? वर्गीकरण के अंतर्गत। क्लियर? तो थैंक यू, ये हमारा पार्ट 1 था। कल हम लोग करेंगे लेखांकन की जो परंपराएं, मान्यताएं हैं, ठीक है, और जो लेखांकन की विधियां, प्रणालियां हैं, वो सारी चीजें हम लोग कल के पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है और फोन नंबर है। अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हुई है, या और कोई अच्छा हमें ऑप्शन मिल सकता है कंटेंट, तो वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, परसों है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जो हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे। कल इसका सेकेंड पार्ट बच्चों, हम लेखांकन, लेखा शास्त्र से संबंधित सभी क्वेश्चन भी कर लेंगे और सारे डिटेलिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा, और कल इसी टाइम अपलोड होगी मेरी क्लास, चैप्टर जो मैंने 1 आज पढ़ाया है उसका सेकंड भाग। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।